का नाम ये कंबोजलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंखधार। दिन भर की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों को समेटे तैयार है मनी सेंट्रल। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इन सारी खबरों में सबसे बड़ी खबर कौन सी है जिस पर विस्तार से चर्चा होगी आज? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है सप्ताह के इस पहले मनी सेंट्रल में। हमारे पास आज चर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो रिजर्व बैंक और सरकार के बीच बढ़ती असहमति है कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर। वे मुद्दे जो हमारी आपकी ज़िंदगी से, हमारी बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। रिजर्व बैंक कुछ और सोच रहा है, सरकार कुछ और सोच रही है। क्या सोच रहा है रिजर्व बैंक, क्या है असहमतियां, हम उन्हें गंभीरता से उनकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी खबरें हैं, खासतौर पर एक महत्वपूर्ण खबर खरीफ या मानसून के मोर्चे से है। बाकी कौन सी खबरें हैं ये बताएंगे आपको शुभम। और कौन सी खबरें हैं, कौन से मुद्दे हैं आज मनी सेंट्रल का हिस्सा, उसको जानने के लिए आप देखिए ये ऑन द शो। शुरुआत करेंगे बिगड़े हुए मानसून से। असंतुलित मानसून पड़ेगा भारी। आरबीआई को सता रही कौन सी चिंता? आरबीआई के मिनट्स जारी हुए हैं, कौन सी चिंताओं का जिक्र है, इस पर चर्चा होगी। डिस्कॉम्स ने चुकाए कौन से बकाए? 6 डिस्कॉम्स ने बकाए को चुकाए, लेकिन कौन से बकाए हैं ये समझेंगे। आईटी कंपनियों पर क्यों मंडरा रहा नौकरी का खतरा? आरबीआई और सरकार क्यों आमने सामने? और यूरोप पर मंदी का साया कितना गहरा? जी हाँ, यूरोप के अलग अलग देशों पर मंदी का साया कितना गहरा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन हर रोज की जो बात है कि आपको पहली खबर से पहले एक शो के बारे में बताना है। आज जिस शो के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो शो है कंपनी नामा। ये मनी 9 का एक ऐसा शो है जहां पर आप पूरे हफ्ते के दौरान अगर बाजार से, अगर कंपनियों की खबरों से रूबरू नहीं हो पाए हैं, उनको नहीं सुन समझ पाए हैं, तो आप हर वीकेंड पर आने वाला ये कंपनी नामा देखिए। शनिवार को रात 8 बजे ये मनी 9 के ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर आता है ये शो। ऐप पर थोड़ा पहले आ जाता है। अगर आप ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए और इस हफ्ते का ये शो देखिए। इस हफ्ते हमने बताया था कि देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई देश की सबसे बड़ी कंपनी, चीनी कंपनी जो शुगर बनाती है, चीनी बनाती है, उसको लेकर एनसीएलटी पहुंची, यानी उसका दिवाला निकल गया। इसके अलावा 10 और बड़ी खबरें थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी। कौन सी वो खबरें थी और हर हफ्ते कौन कौन सी खबरें लेकर ये कंपनी नामा आता है, इसके जानने के लिए आपको तत्काल मनी 9 का ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे शोज हैं। मनी कॉमिक था इस हफ्ते, मनी म्यूचुअल फंड सेंट्रल था, इकोनॉमिकम था, किस्सों के सिक्के थे। ये सब भी आप देख सकते हैं सिर्फ मनी 9 के मोबाइल ऐप पर। तो तत्काल डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। अब आगे आज की पहली खबर। लगभग 3/4 मानसून सीजन खत्म होने को है और अब तक देश भर में हुई औसत बरसात को देखें तो सामान्य के मुकाबले ये 8% ज़्यादा है। लेकिन इस ज़्यादा बरसात का भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और कई राज्य ऐसे हैं जहां बहुत कम बारिश हुई है। मानसून की बरसात का बिगड़ा हुआ संतुलन खरीफ की बुआई पर असर डाल रहा है। 18 अगस्त तक देश भर में खरीफ का रकबा 25 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा पिछड़ा हुआ दर्ज किया गया है। सर, कैसी तस्वीर अब उभरती दिख रही है आपको मानसून के मोर्चे पर, खरीफ फसलों की बुआई के मोर्चे पर? हम लगातार शुभम मानसून के मोर्चे पर और खरीफ फसलों पे की सोइंग के आंकड़े को आपके सामने लाते रहें और हमें बताते रहें कि उसका असर क्या है। धीमे धीमे अब सरकार भी उन आंकड़ों को सामने जारी करने लगी। कल सरकार ने विस्तार से ये बताया कि भारत में खरीफ की फसल में किस की बुआई के दौरान किस फसल की बुआई की स्थिति क्या है। ओवरऑल सबसे ज़्यादा चिंता जिन 2 फसलों को लेकर है वो धान और दलहन को लेकर है और ये दोनों फसलें खरीफ की मुख्य फसलें हैं और इनका सीधा हिस्सा महंगाई से जुड़ता है क्योंकि महंगाई से प्रभावित होती है। ओवरऑल पैडी का एकरेज आप देखें तो करीब करीब 374 लाख टन से लाख हेक्टेयर से घटकर 343 लाख हेक्टेयर पर आ गया है। दलहन का रकबा भी 132 लाख हेक्टेयर से घटकर 125 लाख हेक्टेयर पर आ गया है। बाकी तिलहन में स्थिति ठीक है, मोटे अनाजों की स्थिति बेहतर है, गन्ने की स्थिति आमतौर पर बराबर है, कपास और जूट की स्थिति लगभग ठीक ठाक है। कपास का रकबा बढ़ा है पर कपास की कीमतों पर दबाव हमें दिखाई दे रहा है। पर ये आंकड़े जो आपको पूरे शुभम पूरे जो भारत भर के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये आंकड़े दरअसल अधूरा सच हैं क्योंकि धान की फसल स्थानीय तौर पर भी सरकारी खरीद के अलावा लोगों की जीविका को, लोगों के जीवन को और उनके जीवन के खर्च को प्रभावित करती है। तो हमें करीब से ये देखना होगा कि राज्यों में क्या स्थिति है और किन राज्यों में हम खरीफ की फसल के एकरेज में गिरावट आई है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको चुनौती बनती दिखाई देती है। झारखंड
वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम, हरियाणा और पंजाब। इनमें ऊपर के अगर आप राज्य माने तो करीब करीब 11 लाख हेक्टेयर, झारखंड में कम है रकबा, बंगाल में 6 लाख हेक्टेयर कम है, बिहार में 3 लाख हेक्टेयर कम है और सबसे कम पंजाब है जहाँ लगभग 20,000 हेक्टेयर के आसपास के रकबे में कमी आई। अभी जितने राज्यों के मैंने नाम लिए इस लिस्ट में जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, उनकी तुलना में उनके दायरे में भारत का अधिकांश खरीफ सोइंग एरिया आ जाता है। और इन खरीफ सोइंग एरिया को जब आप स्थानीय स्तर पर करीब से देखें और उसके बाद भारत के बाकी दलहन और पैडी के आंकड़ों को देखें तो आपको खाद्य अर्थव्यवस्था पर स्थानीय इकोनॉमीज में भी दबाव बनता दिखाई देता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में भी दबाव बनता दिखाई देता है। सरकार इस बार धान की कितनी खरीद कर पाएगी इस कमी के बाद, क्योंकि एमएसपी से ऊपर धान की कीमतें बाजार में पहले से ही मौजूद हैं। हमने गेहूं में यह परिस्थिति देखी थी। दूसरा सवाल ये बनता दिखाई देता, और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये बनता दिखाई दे रहा है कि जिस महंगाई से उबरने की कोशिश हमने पिछले 1 महीने में देखी है, क्या वो कोशिश कहीं अब वापस मुंह के बल तो नहीं गिरेगी? क्योंकि इस बार का मानसून पिछले कई सारे वर्षों में अजीब किस्म का मानसून रहा है, जहां लेट रेन का रिवाइवल हुआ है। हमें बहुत सारे हिस्सों में बाढ़ देखने को मिल रही है। जब राजस्थान से बाढ़ हटी तो उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं। यानी या तो भारत का एक बड़ा हिस्सा बुवाई के बाद आई बाढ़ से पीड़ित या प्रभावित है, तब भी फसल की बर्बादी है, और एक हिस्सा जहां पर बुआई से पहले ही बारिश नहीं हुई, सूखे से प्रभावित है। इसलिए खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए खरीफ का मौसम चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। सरकार की तरफ से इस मामले में किसी स्पष्ट तस्वीर का इंतजार रहेगा। रिजर्व बैंक भी शायद इसे करीब से देख रहा है। सर, खरीफ की बात तो हो गई, लेकिन गेहूं की बात करें अगर, तो सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसी अंदेशे जाहिर किए गए थे, ऐसी आशंकाएं थी कि सरकार को गेहूं का इंपोर्ट करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त भंडार है और हमें कोई आयात नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्थिति बनती दिख रही है, आपको नहीं लगता इससे केंद्रीय पूल पर, जो सरकार का सेंट्रल पूल है, उस पर दबाव बनेगा? हाँ, सेंट्रल पूल पर सरकार ने कहा है कि गेहूं की आयात की ज़रूरत नहीं है, और ये स्वाभाविक सी बात थी कि सरकार की तरफ से इस तरीके का बयान आना था। हालांकि सरकार गेहूं का खुद आयात ना भी करे, बाजार में आयात के लिए स्थितियां आसान करने की कोशिशें पहले से ही शुरू हो गई थी निर्यात रोकने के बाद। और चूंकि सरकार पूरी खरीद से एक छोटा सा हिस्सा ही खरीदती है और उसके भंडार में उतनी चुनौती नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल पूल में खरीफ के बाद हमारे पास चावल की सप्लाई आपूर्ति कितनी होती है, इस पर निगाहें होंगी। जैसा मैंने कहा ना शुभम, कि अब खरीफ की खरीद सबसे बड़ा आंकड़ा है। खरीफ की खरीद, जैसे रबी की खरीद महत्वपूर्ण थी, और रबी की खरीद इस साल टारगेट से बहुत पीछे रही थी। सरकार को इनफैक्ट रबी की खरीद का मौसम का जो समय था वो भी बढ़ाना पड़ा था, उसे एक्सटेंड करना पड़ा था 15 से 20 दिन। उसके बाद भी उतना अनाज खरीद कर नहीं रख पाई सरकार भंडार में। तो क्या खरीफ में भी ऐसी परिस्थिति बनेगी? और दूसरी चीज़ है कि बाढ़ के कारण कई हिस्सों में खरीफ की फसल का जो नुकसान है, उसका सेंट्रल पूल पर अभी आकलन नहीं हो पाया है। और इसलिए केंद्रीय पूल का भंडार वैसे भी 5-6 साल के न्यूनतम स्तर पर है। अगर आप आंकड़े देखें तो दबाव तो है खाद्य अर्थव्यवस्था पर, और खाद्य अर्थव्यवस्था का दबाव भले ही इंपोर्ट के लिए सरकार को बाध्य ना करे, पर बाजार में कीमतों पर तो दबाव दिखाई देगा। क्योंकि जो बाजार ट्रेड कर रहा है, उसे भारत में कितना अनाज पैदा हो रहा है, सरकार के भंडार में कितना है, प्राइवेट भंडार में कितना है, बाजार में कितना अनाज उपलब्ध है, इसके आंकड़े तो सबको पता है। बिल्कुल। और ये जो कीमतों पर दबाव की बात अंशुमान जी ने कही है, यही उस खाद्य महंगाई को ईंधन देगी जिसकी चिंता है। आरबीआई को भी पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स जारी किए हैं, और मिनट्स से संकेत मिल रहे हैं कि आगे होने वाली एमपीसी की बैठकों के बाद फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। एमपीसी के अधिकतर सदस्य अभी भी महंगाई को बड़ी चुनौती मान रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक 28 से 30 सितंबर के दौरान होनी है, तो जो फैसला होगा 30 सितंबर के बाद हमें पता चलेगा। सर, एमपीसी के मिनट में और कौन सी बड़ी चिंताएं आरबीआई ने इंगित की हैं? आरबीआई ने एमपीसी के विस्तार से मिनट जारी किए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने फैसले लेने के बाद जो भी चर्चा हुई अंदर, जो सदस्य अपनी अपनी बातें कहते हैं, उसे जारी करती है। और ये एक पारदर्शी प्रक्रिया है जो दुनिया की सारी मार्केट केंद्रीय बैंकों की जो समितियां हैं वो जारी करती हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें एमपीसी के सदस्यों की तरफ से उभर कर आई। पहली महत्वपूर्ण चीज़ आई महंगाई को लेकर। सरकार की तरफ से और बाकी पक्षों की तरफ से ये बात दावा किया गया कि महंगाई की रफ्तार कम है, लेकिन अभी भी अधिकांश सदस्य मान रहे हैं कि महंगाई पहले तो कोर महंगाई ऊपर है,
खाद्य महंगाई का दबाव बना हुआ है और मानसून की परिस्थिति इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खाद्य महंगाई में कमी आएगी या नहीं, इसे निर्धारित करने में, खासतौर से जब खरीफ की फसलों पर हम इस समय बात कर रहे हैं। हमने पिछली चर्चा में जब अभी हम चर्चा कर रहे थे इस पर, तो हमने इस बात पर संदर्भ भी दिया था कि अब सरकार पर सबसे बड़ा दबाव ये होगा कि ये जो स्कीम मुफ्त अनाज के वितरण वाली है कैसे सस्टेन की जाएगी, क्योंकि अगर केंद्रीय पूल में अनाज में गिरावट पर है और सरकार के पास गेहूं का भंडार और चावल का भंडार कम है, तो कैसे ये बांटा जाएगा। दूसरी चीज़ है, जिन राज्यों में अब बाढ़ या सूखे की परिस्थिति है, वहाँ वैसे भी अनाज की मांग बढ़ेगी। क्योंकि लोगों के पास अगर जीविका और भोजन नहीं होगा तो वहाँ इस अनाज की मांग बढ़ेगी, जिसका असर हमें खाद्य की कीमतों पर दिखाई देगा। और एमपीसी ने दूसरी और महत्वपूर्ण बात अपनी मिनट्स में या अपने दस्तावेज में, कार्यवाही में बताया कि डॉलर की बढ़ती मजबूती रुपए के लिए बड़ी कमजोरी है। और इसलिए हमने देखा पिछले दिनों में रुपए की कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ। आज रुपया थोड़ा सा बेहतर था पर कल कमज़ोर था। सप्ताहांत में रुपया ऑफशोर मार्केट में करीब 79 के आसपास भी ट्रेड हो रहा था। हालांकि ऑनशोर मार्केट में यानी भारत के भीतर के बाजारों में उसमें थोड़ी सी बेहतर स्थिति दिखाई दी। रिजर्व बैंक के एमपीसी के सदस्यों का स्पष्ट रूप से कहना था कि अमेरिका में ब्याज दरें लगातार बढ़ती रहेंगी, महंगाई अभी कम नहीं हुई है और इसलिए डॉलर की मजबूती भारतीय रुपए पर लगातार दबाव बनाकर रखेगी। रुपए पर जो दबाव है वो आयात को महंगा करेगा। एमपीसी ने इस बात की तरफ ही स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि ब्याज दरों में और बढ़ोतरी हो सकती, बल्कि अगर हम दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें तो कुछ सदस्य शायद 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की बात भी कह रहे थे इस समय। तो 6 से 6.5% की जो टर्मिनल रेपो रेट है, यानी वो ब्याज दर जिसके आधार पर बाजार में ब्याज दरें तय होती हैं, उससे पूरी एमपीसी मुतमईन है और इसलिए हमें मान सकते हैं कि आने वाले समय में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि आपकी होम लोन, कार लोन की ईएमआई आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन बिजली मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर्स ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को हाजिर बाजार से बिजली खरीदने और बेचने से रोक दिया, क्योंकि इन राज्यों ने बिजली एक्सचेंज पर 5,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इस सख्ती के बाद राज्यों ने अपने बकाया राशि को चुकाना शुरू कर दिया है। 17 अगस्त तक 13 राज्यों के 27 डिस्कॉम्स पर करीब 5,085 करोड़ रुपए की बकायेदारी थी। सिर्फ 2 ही दिनों में यानी 19 अगस्त तक 7 राज्यों के 16 डिस्कॉम्स ने 3,712 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान कर दिया। तेलंगाना ने अपने सभी बकाये 52 करोड़ रुपए के आसपास के थे, 52 करोड़ 85 लाख, उसका पूरा भुगतान कर दिया। जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा कर्ज है उन पर जम्मू कश्मीर 467 करोड़ के करीब, और इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का नंबर है, जहाँ 341 करोड़ राजस्थान पर और 240 करोड़ के करीब मध्य प्रदेश पर है। सर, 52 करोड़ में सारी बकाया का भुगतान कर दिया। तेलंगाना पे अगर देखें तो बकाया तो बहुत ज़्यादा था जेनकोस का, फिर ये कौन सी बकायेदारी निपटाई गई है? इस बकायेदारी से हमें इस बात से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये वो बकायेदारी है जो जेनकोस के ऊपर, और जिसके लिए प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि बिजली राज्य की वितरण कंपनियों को अपना पैसा जेनकोस को चुका देना चाहिए। वो तो करीब 1,40,000-48,000 करोड़ के आसपास है। बिजली कंपनियां शुभम 2 तरह से बिजली खरीदती हैं। एक वो बिजली खरीदती हैं बिजली उत्पादन कंपनी के साथ परचेजिंग पावर एग्रीमेंट के तहत, जिसको हम पीपीए बोलते हैं। ये उनकी रिकरिंग खरीद है, रेगुलर सप्लाई है, जिस सप्लाई का एक पेमेंट साइकिल बना होता है। उस पेमेंट साइकिल के बदले वो महीने के आधार पर या द्वैमासिक आधार पर वो पैसा बिजली कंपनियों को वापस करती हैं और उसके बदले उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट भी देने पड़ते हैं। इसका एक अलग पेमेंट शेड्यूल है जो बुरी तरह ध्वस्त हो चुका है। वो पैसा बिजली कंपनियां नहीं दे पा रही हैं या किश्तों में दे रही हैं, और वो बकायेदारी अभी भी सर पर टंगी हुई है बिजली घरों के खासतौर पर जो प्रमुख बड़ी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, एनटीपीसी या प्राइवेट कंपनियां। ये वो बकायेदारी थी जहां दूसरे दरवाजे से राज्य सरकारें बिजली खरीदती हैं। ये पावर एक्सचेंज पर की जाने वाली स्पॉट बिजली की खरीद है। आमतौर पर जैसे कि आप मंडी से जाकर सामान खरीद रहे हैं वैसे बिजली खरीदते हैं। बिजली उत्पादन कंपनियां पीपीए के अलावा जो बची हुई बिजली होती है वो एक्सचेंज में बेचती हैं और उसकी एक कीमत होती है, बोली और मांग और आपूर्ति के आधार पर उसकी कीमत तय की जाती। तो ये जो 5,000 करोड़ की बकायेदारी थी, राज्य के डिस्कॉम इतनी बुरी हालत में आ गए हैं कि वो एक्सचेंज से बिजली खरीदने के बाद वहां भी पैसा नहीं चुका पा रहे थे। यानी उन्होंने जो बिजली खरीदी थी उसकी भी बकायेदारी नहीं दी थी और इसके बाद उन्हें यहां से खरीदने पर रोक लगा दी गई थी। लगभग वैसी ही पेमेंट क्राइसिस थी जैसे कि कोई आदमी स्टॉक मार्केट में एक शेयर खरीदे और उसके बाद उसका शेयर का भुगतान न करे और उसके बाद उसे बाजार से बाहर कर दिया जाए। तो अब जब ये उन्हें बंद किया गया और इन्हें स्पॉट मार्केट से भी बिजली खरीदने से रोका गया, तब कंपनियों ने 5,000 करोड़ के आसपास की बकायेदारी में
का चुकाई है, जिसमें से 1000 करोड़ की बकायदारी अभी भी एक्सचेंजेस के पास फंसी हुई है, जो इन राज्य सरकारों को, डिस्कॉम्स को चुकानी है। यानी हाजिर बाजार से बिजली खरीदने के विकल्प भी उनके सीमित हो चुके थे और अब उनकी तरफ से बकायदारी चुकाई गई। लेकिन जो बड़ा बकाया, सबसे बड़ा बकाया है, वो अभी उनके खातों में, उनकी बैलेंस शीट में, उनके अकाउंट्स में खड़ा हुआ है। यानी जो बिजली कंपनियों से वो सीधे बिजली खरीदते हैं, एक्सचेंज के जरिए नहीं, जो सीधे उनके पास बिजली आती, उसकी बकायदारी को लेकर अभी खींचतान मची हुई है। बिल्कुल। अब देखिए आप मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट जो ये बता रही है कि दुनिया भर की आईटी कंपनियां क्यों परेशान हैं। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हड़कंप मचा हुआ है। घटती कमाई और नुकसान बढ़ने की आशंका ने अमेरिका से लेकर भारत तक टेक कंपनियों को खर्चे घटाने पर मजबूर कर दिया है। इन कंपनियों के निवेशकों की हालत तो और भी खराब है। अमेरिका में फेसबुक से लेकर गूगल तक और भारत में TCS से लेकर इन्फोसिस तक किसी भी कंपनी के शेयर पर नजर डाल लीजिए, सभी के शेयर का भाव पिछले 1 साल के दौरान लुढ़का ही है। दुनिया भर में टेक कंपनियों की कमाई या तो घटी है या अनुमान से कम है। गूगल की पेरेंट अल्फाबेट का प्रॉफिट लगातार दूसरी तिमाही के दौरान घटा है। फेसबुक और इंस्टा की पेरेंट मेटा के प्रॉफिट में तो जून तिमाही के दौरान 36% की भारी गिरावट आई है। माइक्रोसॉफ्ट के रेवेन्यू में भी 2020 के बाद सबसे कम ग्रोथ देखने को मिली है। ट्विटर का भी यही हाल है। घटती कमाई देख टेक कंपनियों ने खर्चे घटाना शुरू कर दिए हैं। भारत में विप्रो ने सीनियर कर्मचारियों के वेरिएबल वेतन को रोक दिया है। कुछ अन्य कंपनियों ने नए कर्मचारियों के भर्ती पर रोक लगाई है। अमेरिकी कंपनियां तो और आगे हैं, उन्होंने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का दावा करने वाली एप्पल ने हाल ही में 100 कर्मचारियों को निकाला है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने भी अपने यहाँ छटनी के संकेत दिए हैं। टेक्नोलॉजी के आकाश में चमकने वाले नए सितारे यानी स्टार्टअप्स का तो और बुरा हाल है। यूनिकॉर्न बन चुके 5 भारतीय स्टार्टअप्स को हाल ही में ये पद गंवाना पड़ा है। सभी पांचों यानी पेटीएम मॉल, स्नैपडील, क्विकर, हाइक और शॉपक्लूज की वैल्यूएशन $1 अरब से भी कम हो गई है और जो बाकी बचे हैं उनकी भी हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं। जोमैटो और पेटीएम का हाल तो सबको पता है। हालत उन दिग्गज निवेशकों की भी खराब है जो इन टेक स्टार्टअप में पूंजी झोंक रहे थे। जापान के सॉफ्ट बैंक को जून तिमाही में $23 अरब से ज्यादा का घाटा हुआ है। मार्च तिमाही में अलीबाबा के एंट ग्रुप का मुनाफा 17% घटा है। घाटे की आशंका से दिग्गज स्टार्टअप निवेशक टाइगर ग्लोबल ने दुनिया भर के कई स्टार्टअप में अपना निवेश घटा दिया है। सॉफ्टवेयर टेक कंपनियों की बिगड़ती सेहत ने हार्डवेयर कंपनियों पर भी असर डाला है। जून तिमाही के दौरान दुनिया भर में कंप्यूटर बिक्री 11% से ज्यादा घटी है और 9 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गई है। इस दौरान स्मार्टफोन की बिक्री में भी 9% की भारी गिरावट आई है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां पिछले 30 से 35 वर्षों के दौरान या तो पैदा हुई हैं या इस दौरान उन्होंने ग्रोथ ली है, लेकिन 30-35 वर्षों में शायद ऐसा पहली बार है जब टेक जगत पर मंदी की इतनी गहरी मार पड़ी हो और समय रहते हालात नहीं सुधरे तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। सर, फेसबुक, टेंसेंट से लेकर भारत तक ये असर दिख रहा है। अगर भारत की कंपनियों के नौकरियों के संदर्भ में देखें, उसकी रोशनी में देखें तो संकट कितना गहरा और क्या असर दिख रहा है? आईटी कंपनियों पे मंदी का असर सबसे पहले दिखने लगा है और मंदी पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे यूरोप के संदर्भ में, जो इस पर हमने बार बार कहा था कि सबसे पहले आईटी कंपनियों पर मंदी का असर दिखता है क्योंकि वो खर्च की पूरी प्रक्रिया में सबसे आगे खड़ी होती हैं। आईटी सिस्टम्स लगातार अपग्रेड होते हैं और उनमें निवेश किया जाता है। भारत के आईटी मार्केट पर हमें 2 तरह से इस आने वाली मंदी का या जो सूचना तकनीक क्षेत्र में चुनौती बढ़ी है उसे देखा जा सकता है। एक हिस्सा स्टार्टअप्स का है जहां या तो नौकरियां घट रही हैं या स्टार्टअप्स मर्ज हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं, उसकी वजह कि उन्हें पीछे से आने वाली फंडिंग नहीं मिल रही। इस पर हमने विस्तार से अपने पिछले मनी सेंट्रल के एपिसोड में चर्चा की। हमारे ऐप पर जाकर आप उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। इकोनॉमिकम में भी हमने बताया कि टेक्नोलॉजी कंपनियों में क्या स्थिति है। दूसरा जो हिस्सा टेक्नोलॉजी उद्योग का है वो उन कंपनियों का है जो कंपनियां या तो सर्विस प्रोवाइडर हैं या प्रोडक्ट देती हैं, चाहे वो आईटी के हार्डवेयर प्रोडक्ट देती हूँ या किस्म किस्म के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देती हूँ।
वहां दो बड़े ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्रेंड तो ये दिखाई दे रहा है कि कंपनियों ने हायरिंग में स्लो डाउन कर दी है, भर्तियां कम कर दी हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सैलरीज बढ़ाने की प्रक्रिया है उसे कम किया जा रहा है। जो सर्वे हमारे पास है, जो डेटा में बताता है कि पिछले 2-3 महीनों में अक्रॉस द जॉब रोल्स में जो सैलरी की इंक्रीज है वो 25 से 50% घटी है। यानी जब नया पर्सन हायर किया जाता है तो उसे जितनी हाइक ऑफर की जाती है, कंपनी ने उसे लगभग आधा कर दिया है नए आदमी की नौकरी पर, नए व्यक्ति को नौकरी पर लेने में। जो पहले 50% के आसपास औसत बढ़ोतरी वेतन की कंपनियां नए ह्यूमन रिसोर्स को या नए व्यक्ति को कंपनी में लेने पर ऑफर करती थी, जिसे 20 से 25% तक घटा दिया गया, यानी 20% के आसपास आ गया है। यानी ओवरऑल जो आईटी सेक्टर में बहुत बूमिंग और बहुत हाई सैलरीज का बूम था, वो अब धीमे धीमे श्रिंक होना शुरू कर रहा है, क्योंकि उसका असर हमें आईटी कंपनियों की डिमांड पर, उनकी बैलेंस शीट पर दिख रहा है। अब इसे आप आसानी से एप्पल, टेंसेंट, माइक्रोसॉफ्ट के फिनोमेना से जोड़ सकते हैं, जो फिनोमेना भारत की भी कंपनियों में के तौर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए नए हायर्स के लिए अब उतनी अच्छी डील उन्हें अपनी नई नौकरियों में आईटी कंपनियों से फिलहाल मिलने की उम्मीद नहीं। अब आज दिन की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर पर बढ़ते हैं आगे। इस वीकेंड पे क्या हुआ? इस वीकेंड पर दरअसल दो ऐसे बड़े अपडेट आए जो आपकी और हमारी जेब से और ज़िंदगी से जुड़े हुए थे, लेकिन इन दोनों ही अपडेट के बाद आरबीआई, जो भारत का बैंकिंग नियामक है, और सरकार, इन दोनों के बीच कुछ मतभेद हैं ऐसे उभर के सामने आए। वो खबरें कौन कौन सी थी? एक खबर थी बैंकों के निजीकरण को लेकर और एक थी यूपीआई को लेकर। हुआ क्या आपको बताते हैं, पहले आप देखिए निजीकरण की खबर में क्या हुआ। बैंकों के निजीकरण को लेकर आरबीआई के रिसर्च डिवीजन की तरफ से एक रिसर्च पेपर जारी हुआ, जिसमें सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया में सावधानी बरतने की बात कही गई। इस रिसर्च पेपर के बाद आरबीआई की तरफ से सफाई दी गई कि केंद्रीय बैंक सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ नहीं है। यानी कि कहा यह गया कि आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, जिससे संकेत ये जाने लगा कि शायद आरबीआई इसके खिलाफ है कि आप निजीकरण ना करें, और जबकि सरकार तो पूरा दम लगा रही है कि किसी तरह बैंकों के निजीकरण हो जाए। ये एक मतभेद उभर के आया। दूसरा मतभेद कौन सा था? वो बात थी यूपीआई से जुड़ी। रिजर्व बैंक ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लेकर भागीदारों की राय मांगी। अब राय कैसे मांगी? आरबीआई की तरफ से एक डिस्कशन पेपर जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि सारे हितधारक, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सब लोग अपनी अपनी राय दें। इस खबर का संदेश ये गया लोगों के बीच कि यूपीआई के लेन देन पर शायद सरकार कोई शुल्क वसूलने जा रही है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में वित्त मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई कि यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क लगाने की योजना नहीं है। भले हाँ, अगर इसकी लागत बढ़ रही है तो किसी दूसरे रास्ते से, बाय अदर मीन, जो वर्ड यूज किया गया था, किसी दूसरे रास्ते से इसकी व्यवस्था की जाएगी। सर, एक एक मुद्दे पर अब आप बताइए कि पहले यूपीआई की बात, रिजर्व बैंक यूपीआई पर चाहता क्या है और सरकार ने इसका खंडन क्यों कर दिया? फिर हाँ, ये हमें पूरी प्रक्रिया समझनी होगी, क्योंकि ये हिस्सा काफ़ी तरह से पिछले 2-3 दिनों में विवाद पे रहा। हमने इस पर मनी सेंट्रल में पिछले सप्ताह ही चर्चा की थी जब ये डिस्कशन पेपर आया था। रिजर्व बैंक पर सारे बैंकों का इस बात के लिए दबाव है कि यूपीआई जैसी सर्विस जो फ्री पेमेंट सिस्टम के तौर पर चलाई जाती है, इस पर किसी तरीके का शुल्क लगाया जाए। आमतौर पर केंद्रीय बैंक ऐसे कोई फैसले करने के लिए शुभ हमें एक स्थापित प्रक्रिया अपनाते हैं। वो स्थापित प्रक्रिया रिजर्व बैंक ने प्रस्तुत की। रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम्स और इनके चार्जेस के ऊपर पिछले साल दिसंबर में देश को ये बताया था कि वो इसको रेगुलेट करने और इसके चार्जेस को ठीक करने के लिए एक डिस्कशन पेपर लेकर आएगा। सरकार ने तब उस पर कुछ नहीं बोला। वो डिस्कशन पेपर रिजर्व बैंक ने प्रस्तुत किया है। करीब 14 अलग अलग खंड का डिस्कशन पेपर है, जिसमें 14वें हिस्से में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। रिजर्व बैंक ने ये इस डिस्कशन पेपर से सारे स्टेक होल्डर्स, यानी बैंकर्स, कंज्यूमर्स और जो भी लोग हैं, उनसे एक राय मांगी और ये कहा कि हमें बताया जाए कि यूपीआई के ऊपर कोई पैसा लगना चाहिए चार्ज कि नहीं लगना चाहिए, एनईएफटी और बाकी सारी चीज़ों पर कोई चार्ज लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। रिजर्व बैंक की ये प्रक्रिया इस तरह से चर्चा में चली। अक्टूबर तक हमें इस पर रिजर्व बैंक के पास इस पर जवाब आने वाले थे। इसके बाद सरकार की तरफ से कल एक प्रतिक्रिया आई और सरकार ने उस प्रतिक्रिया में 2 बातें कही। एक ये कहा कि यूपीआई पे कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा, पर उसने रिजर्व बैंक के इस पेपर को परोक्ष रूप से, जो इस डिस्कशन पेपर की अवधारणा थी, उसे स्वीकार किया कि किसी दूसरे रास्ते से इसका खर्चा जुटाया जाएगा। रिजर्व बैंक ने यही प्रोसेस शुरू किया था, क्योंकि रिजर्व बैंक पर बैंकों का बड़ा दबाव है कि ये प्रक्रिया इतने दिनों से चल रही है और कोई मुफ्त सेवा बैंक क्यों देगा, इसे उठाने की इसका खर्च कोई ना कोई उठाएगा। इसमें पेमेंट सिस्टम की ओनरशिप को लेकर
चर्चा शुरू की गई है, अलग अलग तरीके के जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उन पर बात की गई, रेगुलेटरी सिस्टम पर बात की गई है, इंटरमीडियरीज की भूमिकाओं पर बात की गई है। बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण पेपर है, रिजर्व बैंक का डिस्कशन पेपर है, जो खासतौर से जो अर्थव्यवस्था को करीब से समझते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ दो बड़ी दुविधाएं हैं जिसके बाद हमें लगता है कि रिजर्व बैंक और सरकार के बीच असहमति है, जिस पर शुभम ने शुरुआत में कहा। असहमति यह है कि रिजर्व बैंक एक प्रोसेस के तहत यूपीआई को किसी न किसी चार्ज के दायरे में लाना चाहता है। अब सरकार ने कल अगर यह कहा कि इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा तो उसके सामने दो ही विकल्प हो सकते हैं, या तो रिजर्व बैंक किसी दूसरी सर्विस पर चार्ज बढ़ाए। अगर वो यूपीआई फ्री रखना चाहता है तो एटीएम का पैसा बढ़ाएंगे बैंक, अगर वो यूपीआई फ्री रखना चाहता है तो आईएमपीएस, एनईएफटी जो बाकी बैंकिंग सर्विसेज हैं उन पर चार्ज लगाएंगे। ये बात तो सरकार ने अपने ट्वीट में माना कि किसी दूसरे रास्ते से निकाला जाएगा, तो दूसरा रास्ता तो वही होगा कि अगर आप एक बैंकिंग सर्विस फ्री ले रहे हैं तो दूसरी बैंकिंग सर्विस के लिए कहीं ना कहीं पैसा बढ़ाया जाए। या दूसरा विकल्प यह है कि क्या सरकार बैंकों को इसकी कॉस्ट सब्सिडाइज करेगी, क्या सरकार बैंकों को इसका पैसा देगी? ये सवाल है और ये सारे सवाल चर्चा में होने चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक ने इस पर चर्चा आमंत्रित की है। तो हम इन चर्चाओं को और ज़्यादा आगे बढ़ाकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करते हैं कि लोग इस पर चर्चा करें कि या तो फिर सरकार इन बैंकों को सब्सिडी देगी अगर उनको नुकसान हो रहा है। अब यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ है जो बात अभी समझ में नहीं आ रही इस पूरी बहस के बीच शुभम, वो ये है कि सरकार सरकारी बैंकों को तो चार्ज लगाने से रोक लेगी, पर प्राइवेट बैंकों को कैसे लगाएगी? अभी यूपीआई की सुविधा सारे बैंक एक समान फ्री दे रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स क्या इस सुविधा को फ्री देंगे? और अगर इस सुविधा को प्राइवेट बैंक फ्री नहीं देते और कोई चार्ज लगाएंगे तो फिर सरकारी बैंकों को भी चार्ज लगाना पड़ेगा। यह दुविधा केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच में मतभेद हमें दिखता है। यह मतभेद नहीं होता अगर यह डिस्कशन पेपर नहीं लाया जाता, एक चीज। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि सरकार को अब इस पूरी चीज पर आरबीआई के साथ बैठकर स्पष्टता लानी चाहिए कि अगर यूपीआई फ्री रहेगी तो कौन सी चीज महंगी होगी, या फिर कोई भी चीज नहीं महंगी हो, यूपीआई फ्री रहेगी तो बैंकों पर के बैलेंस शीट पर या बैंक इसको लंबे समय तक फ्री चलाने के लिए तैयार होंगे। तो हम यहाँ खड़े हुए हैं जहां एक महत्वपूर्ण पेमेंट सिस्टम को लेकर केंद्र और भारत के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल बैंक के बीच में हमें कुछ प्रक्रिया में बड़ी असहमति दिखती है। सर, दूसरा मुद्दा, बैंकों के निजीकरण को धीमा करने का अपना सुझाव आरबीआई का, फिर उसी से खुद पीछे हट गई। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ। रिजर्व बैंक का पर्चा आया, उस रिजर्व बैंक का एक अध्ययन पत्र आया। उस अध्ययन पत्र में प्राइवेटाइजेशन पर टिप्पणी की गई। मैं बताता हूँ क्या टिप्पणी की गई थी और रिजर्व बैंक ने ऐसा क्यों कहा। अब यहाँ अभी उसके तत्काल बाद रिजर्व बैंक को एक खंडन जारी करना पड़ा। उस पर रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त को एक क्लैरिफिकेशन जारी किया और उसमें ये कहा कि ये जो पेपर है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अल्टरनेटिव अप्रोच, ये जो आरबीआई के बुलेटिन में है, ये ऑथर्ड रिसर्च है आरबीआई का, ये आरबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। और रिजर्व बैंक हमेशा जब भी विवाद होता है तो इस तरीके के स्पष्टीकरण जारी करके इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देता है। अब यहां से भारत में सरकारी बैंकों के निजीकरण की बहस एक दूसरे दौर में प्रवेश करती है और जिसे हमारे लिए समझना जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट रूप से नहीं ऐसा कभी कहा कि वो बिग बैंग प्राइवेटाइजेशन के लिए जाना चाहती है, यानी बैंकों के बहुत बड़े या एक तरफा प्राइवेटाइजेशन के लिए जाना चाहती है, लेकिन नीति आयोग की तरफ से बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया का प्रयास चल रहा है। अलग अलग समय पर बजटों ने बैंकों को प्राइवेटाइज करने के संकेत दिए हैं। कई बार कई उत्साही सरकारी अधिकारियों की भी प्रतिक्रिया आई कि कुछ को छोड़ के सारे बैंक भारत में प्राइवेटाइज हो जाने चाहिए। रिजर्व बैंक की ये चिंता या रिजर्व बैंक का ये पुनर्विचार का आग्रह इसी से निकला है। रिजर्व बैंक ने अपनी इस पेपर में लास्ट में 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही और ऐसा उन्होंने क्यों कहा रिजर्व बैंक ने, इसमें हम उस पर आगे आएंगे। रिजर्व बैंक का तर्क क्या है? रिजर्व बैंक ने यह कहा कि कन्वेंशनल विजडम हमारी ये है, पारंपरिक रूप से हमें समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन सभी बीमारियों का रामबाण इलाज है, निजीकरण सभी बीमारियों का रामबाण इलाज है। हमें लगता है कि बैंकों के मामले में थोड़ा न्यूआंस्ड अप्रोच या थोड़ा ग्रेजुअल अप्रोच हमें लेना चाहिए, क्रमशः इस पर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण बात रिजर्व बैंक ने इस पेपर में कही कि इस हाल के दिनों में जो बैंकों का कंसोलिडेशन हुआ है, जो मर्जर हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, इसने भारत को में रोबस्ट और कॉम्पिटिटिव सरकारी बैंक्स बनाने में मदद की है। ये दूसरा निष्कर्ष है इस पेपर का, जो सरकार की पॉलिसी के साथ है। और तीसरा एक बात महत्वपूर्ण, जहां से पूरी बात शुरू हुई, जो रिजर्व बैंक की टिप्पणी थी कि ए बिग बैंग अप्रोच ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ दीज बैंक्स मे डू मोर हार्म देन गुड।
ये बात रिजर्व बैंक नुकसान ने ज्यादा कही हो थी, सकता है नुकसान इसके इसका ज्यादा हो सकता है। अब इसके बाद सरकार की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, पर रिजर्व बैंक से किसी ने कहा, तभी रिजर्व बैंक ने इस पेपर के तुरंत बाद इस पर अपना खंडन जारी किया। रिजर्व बैंक का शुभम तर्क यहाँ पर वही है पुराना, मतलब बैंकिंग को लेकर जो सरकार के या बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इनके तर्कों की प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव पिछले दिनों में नहीं आया। रिजर्व बैंक का ये पेपर कहता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रोल काउंटर साइक्लिकल है, जब मंदी आती है तो वो सस्ते कर्ज दे के प्रमोट करते हैं, निजी बैंकों से इतना काम नहीं कराया जा सकता, उन्हें इस बात के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, उनकी जो सोशल सेक्टर की इंपॉर्टेंस है वो महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखते हुए इनके प्राइवेटाइजेशन पे थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ा जाना चाहिए। लंबा पेपर है, कई सारी चीज़ों के साथ है। पहली बार इस पेपर में जो महत्वपूर्ण बात है कि रिजर्व बैंक ने सरकारी बैंकों की इफिशियंसी बढ़ने को लेकर डिफेंड किया और कहा है कि भारत के सरकारी बैंकों की दक्षता और सक्षमता में बढ़ोतरी हुई है, उनके कामकाज बेहतर हुए हैं। रिजर्व बैंक ने इस पेपर में ये भी कहा है एक और जो महत्वपूर्ण बात रिजर्व बैंक ने इसमें कही है वो ये कि भारत के बैंकों में मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। सरकारी बैंकों में जो निवेशक हैं, जो बाजार हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। भारत के बैंकों ने बैंक्स ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए भारत, इसमें एक आंकड़ा दिया गया है कि 2021-22 के दौरान पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 29 बैंकों ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 50,000 करोड़ रुपए उठाए हैं। स्टॉक मार्केट के अलावा बाकी जगह प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा उठाया। तो रिजर्व बैंक ने पूरा केस, ये पूरा तर्क श्रृंखला इस पेपर में रखने की कोशिश की थी कि अगर सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा धीमा रखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई हानि नहीं होगी, बल्कि नुकसान कम होगा। सरकार ने इस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर इसे वापस लिया गया, इस पर स्पष्टीकरण दिया गया, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सरकार ये नहीं चाहती थी कि रिजर्व बैंक खुलकर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर इस तरह से स्पष्ट रूप से मोर्चा बनाकर बचाव करे। अब हमें इस मामले में वित्त मंत्रालय के आधिकारिक बयान का, जवाब का इंतजार रहेगा कि प्राइवेटाइजेशन पर, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर सरकार स्पष्ट रूप से सोचती क्या है, उसका नजरिया क्या है। सर, आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ मतभेद ब्याज दरों को लेकर, महंगाई को लेकर भी है? खुलकर तो नहीं है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स को पढ़ें, सरकार की तरफ से आने वाली रिपोर्ट और रिजर्व बैंक की तरफ से आने वाली रिपोर्ट पर पढ़ें, तो पंक्तियों के मध्य आपको असहमति दिखती है। शुभम, देखिए, कोई भी हॉकिश सेंट्रल बैंक किसी भी सरकार को पसंद नहीं आता। कोई भी ऐसा सेंट्रल बैंक जो ब्याज दरें बढ़ाए, कर्ज महंगा करे, वो ग्रोथ की पूरी स्ट्रेटजी, किसी भी सरकार की ग्रोथ स्ट्रेटजी के खिलाफ होता है। तो चाहे वो अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो या वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो या बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, जब भी वो ब्याज दरें बढ़ाना शुरू करता है तो वो ट्रेजरी के या वित्त मंत्रालय के लिए से उसकी असहमति जाहिर होती। हमने इस असहमति में खुली असहमतियों का इतिहास देखा है, रघुराम राजन वर्सेस वित्त मंत्रालय, हमने पुराने झगड़े देखे हुए हैं। तो अब अगर आप सरकार की तरफ से जो बयान या रिपोर्ट आते हैं उन्हें देखें, तो सरकार की तरफ से कहा जाता नहीं, महंगाई कम हो रही है, नियंत्रण में आ रही है, चीजें बेहतर आ रही। पर अभी हमने एमपीसी की कमेटी के मिनट्स पर चर्चा की, जिसमें रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि महंगाई अभी नहीं कम हुई है, अभी महंगाई में और आगे बढ़ने की संभावना है। सरकारें हमेशा चाहती हैं सस्ता कर्ज रहे, लोगों को सस्ता क्रेडिट मिले। बैंकर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो इन्फ्लेशन को रोकने की कोशिश करें, महंगाई पर हॉकिश रहें। तो वो चीज कहीं ना कहीं, और भी अभी खुलकर उस पर असहमतियां नहीं आई हैं, पर बीमारी के इलाज को लेकर ये असहमतियां भी आने वाले समय में मुखर हो सकती हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक बहुत एग्रेसिवली ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना चाहता है, और जिसका असर हमें चाहे ना चाहे भारत की आर्थिक विकास दर पर अगली 2 छमाही में जरूर दिखाई देगा। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगी गैस खरीदने को मजबूर यूरोप पर आर्थिक मंदी में फंसने के बादल मंडरा रहे हैं। पूरे यूरोप में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिस वजह से यूरोपियन सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा और ब्याज दर बढ़ने पर आर्थिक ग्रोथ प्रभावित होगी। महंगी नेचुरल गैस की वजह से यूरोप में एनर्जी की लागत बढ़ गई है। यूरोप में नेचुरल गैस का भाव उस स्तर पर पहुंच गया है जिस स्तर पर कच्चे तेल का भाव $410 प्रति बैरल के करीब होना चाहिए। सर, गैस की महंगाई को लेकर ये जानकारी जो आई है कि $410 प्रति बैरल का कच्चा तेल, क्या है ये, इसको कैसे समझा जाए? एक और पैमाना होता है शुभम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाइड्रोकार्बन सेक्टर में किसी भी एक सोर्स के मूल्य को दूसरे उत्पाद के या दूसरे उसी तरीके के सोर्स के मूल्य से नापने का, जिसको कि हम BOE या बैरल इक्विवेलेंट कहते हैं, बैरल ऑयल इक्विवेलेंट कहते हैं। और ये जो आंकड़ा हमारे सामने आया कि गैस की कीमत $410 पर बैरल ऑयल के बराबर पहुंच गई है, ये आंकड़ा ये है कि जितनी गैस
जितनी एनर्जी एक बैरल तेल से निकल सकती है और जितनी एनर्जी गैस से निकल सकती है, उन दोनों का मूल्य लगभग बराबर हो गया। गैस इतनी महंगी हो चुकी है और ये महंगाई, गैस की महंगाई यूरोप को गहरी मंदी की तरफ धकेल रही है। यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें अब मंदी का खतरा स्पष्ट रूप से सामने मंडराने लगा है। सर, कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं अगर हम देखें यूरोप की जिन पर मंदी का खतरा ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा अगर आप एक रैंकिंग देखें तो यूरोप के देश और यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन यूनियन इस बात को मान रहा है कि सबसे पहली और सबसे खराब स्थिति आ सकती है जर्मनी में। जर्मनी में 100 के पैमाने पर 70% मंदी का खतरा है। वजह ये, गैस की कीमतें सबसे ऊंची हैं। जर्मनी की निर्भरता रूस की गैस पर बहुत ज़्यादा है। जब तक गैस आना शुरू होगी तब तक वहाँ बिजली के प्राइसेस पहले से ही बढ़े हुए हैं और बाकी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी कई मायनों में बढ़ी हुई है। तो जर्मनी की इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है। जर्मनी आमतौर पर स्टैगफ्लेशन में जाकर धंस चुका है, स्पष्ट रूप से स्टैगफ्लेशन में जा चुका है। इसके बाद दूसरी जो बड़ी अर्थव्यवस्था जिसके आंकड़े में भी चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ वो फ्रांस है। फ्रांस भी लगभग जर्मनी की राह पर है। फ्रांस में भी एक छोटी मंदी आने का खतरा दिखाई पड़ रहा है। 100 में से 70% संभावना इस बात की है कि फ्रांस मंदी में जाएगा। ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं स्टैगफ्लेशन में जा चुकी हैं, यानी यहाँ पर महंगाई की दर उनकी ग्रोथ रेट से काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी लंबे समय से। इटली में 50% की संभावना है। इटली की अर्थव्यवस्था 50% मंदी में जा सकती है, 50% मंदी से की दहलीज पर खड़ी रह सकती है। स्लो डाउन वहाँ निश्चित तौर पर संभावित है। स्पेन 60% मंदी के करीब खिसक चुका है। ये एक और बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां मंदी की हमें संभावना दिखाई देती। रूस चूंकि इस पूरी व्यवस्था से बाहर है और रूस पर तो प्रतिबंधित, इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था में मंदी मानी जाए या नहीं मानी जाए ये अलग है। तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली और इसके साथ यूके की अर्थव्यवस्था में तो मंदी के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यूरोप की सारी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं या तो मंदी के करीब पहुंच चुकी हैं या मंदी की तरफ बढ़ रही हैं और इसका असर हमें पूरे यूरोपियन सेक्टर में डिमांड, यूरोपियन क्षेत्र में डिमांड पर भी दिखाई देगा और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों पर दिखाई देगा। और इसीलिए हमें वित्तीय बाजारों में हलचल, घबराहट, कोई सीधा रुख नहीं दिखना, यह लगातार हमें दिखाई दे रहा है दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में भी। बिल्कुल, और ये आशंका उतनी ही ज़्यादा गहरी, पक्की, मजबूत होती जाएगी जितने कर्ज महंगे होते चले जाएंगे। फिलहाल आज के मनी सेंट्रल में इतना ही, यही मुद्दे थे जिन पर आज चर्चा हुई। आपको एक बार चलते चलते याद दिला दूं कि अब तक अगर मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तत्काल डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इकोनॉमिकम अब 1 घंटे पहले आपको मनी 9 के मोबाइल ऐप पर मिलता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात शाम 7 बजे। नमस्कार।